लेट्स स्टार्ट अनदर क्लास करंट अफेयर्स। आज करंट अफेयर्स में हम 12 अगस्त और 13 अगस्त 2 दिन की बात करेंगे। थोड़ी सी क्लास शॉर्ट होगी आज, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू डू सम अर्जेंट वर्क बट आई कुडंट adjourn the class, so it is short class. Just listen carefully. करंट अफेयर्स की क्लास है, फोकस्ड ऑन 12th and 13th अगस्त 2020। 12 अगस्त और 13 अगस्त के अखबार से हमने कुछ करंट अफेयर्स, जीके या अदर एनी चीजें जो रिलेवेंट था एज ए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब इसके संदर्भ में देखते हैं क्या क्या महत्व रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 अगस्त, सबसे पहले हम 12 अगस्त का इंपॉर्टेंस समझ लें। 12 अगस्त 1765 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे कहते हैं फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, चूंकि इलाहाबाद में हुआ इसलिए यह नाम है, बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से संधि के लिए आए हुए थे द गवर्नर ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव। इस संधि में क्या होता है, यह भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। पावर ब्लॉक बदल गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ फ्यूजिटिव नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम था, और उसको सहयोग देने वाले अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड थे। और दूसरी तरफ लड़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका सेनापति था चिफेंट हेक्टर मुनरो। लड़ाई हुई 22 अक्टूबर को 9 बजे से लेकर 12-1 बजे के आसपास और फिनिश्ड। कंपनी जीत गई, मीर कासिम भाग निकला, युद्ध समाप्त हो गया। पर सुजाउद्दौला जो बंगाल के जो अवध के नवाब है वो कहां जाएंगे? बादशाह सलामत शाह आलम कहां जाएंगे? अब उनके साथ अंग्रेज एग्रीमेंट करेगा, हारा हुआ है ना, तो एग्रीमेंट हुआ। तो एक एग्रीमेंट 12 अगस्त को हुआ 1765 और एक एग्रीमेंट 16 अगस्त को हुआ 1765। फर्स्ट मुगल बादशाह शाह आलम के साथ, सेकंड अवध का नवाब सुजाउद्दौला के साथ। उसको कहते हैं सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और क्या कहते हैं पॉपुलरली नोन, सेकंड जो है पॉपुलरली नोन ट्रीटी ऑफ अलायंस, सहायक संधि कहलाते हैं। हमें 12 अगस्त से मतलब रखना है। तो 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इस संधि के तहत शाह आलम सेकेंड ने अपने राज्य का एक हिस्सा जो बंगाल था, जहां पर लगभग नवाब स्वतंत्र तरीके से शासन करता, फिर भी सैद्धांतिक रूप से वह दिल्ली के अधीन, मुगलों के अधीन था। तो शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा, उस टाइम में ये तीनों राज्य एक ही थे। आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये सब एक बंगाल कहलाता। पर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहते हैं बंगाल, बिहार, ओडिशा। इन तीन राज्यों की भू राजस्व वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। रेवेन्यू कलेक्शन राइट गिवन टू ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी।
जब आप रेवेन्यू कलेक्शन राइट देते हैं तो यू मेक ए लैंडलॉर्ड। जो रेवेन्यू वसूलता है उसको लैंडलॉर्ड, जमींदार कहते हैं। तो आपने कंपनी को लैंडलॉर्ड यानी जमींदार बना दिया। इसका मतलब है आप फाइनेंशियल पावर दे दिया, दीवान बना दिया, वित्तीय संबंध का अधिकारी, दीवान बना दिया। यानी नवाब जो है प्रशासन करेगा और अब ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट को निपटाएगी भी, यानी जुडिशियल पावर भी दे दिया, फाइनेंशियल जुडिशियल पावर। और अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं, रेवेन्यू कलेक्शन पूरा। तो बंगाल में दो शासक हो गए, एक रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं और एक नवाब है। तो जब दो शासक हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डायआर्की रूल। यानी इस संधि से बंगाल में डायआर्की रूल, द्वैध शासन का आरंभ हुआ। बंगाल में जमींदारी मिली, शासक बन गया, दो शासक हो गए, डायआर्की रूल भी गए। ठीक है। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या दिया मुगल बादशाह शाह आलम को? शाह आलम को दिया 26 लाख रुपए का एनुअल पेंशन। तो मुगल बादशाह पेंशनर हो गए इस एग्रीमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी के। यह पेंशन चलता रहा और आगे चल करके वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंद कर देगा और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल से नवाब का जो पोस्ट है डिस्क्रिएट कर देगा। सारी शक्ति अब खुद अपने हाथों में ले लेगा और दो सत्ता के केंद्र जो थे, एक हट गया, एक ही रह लिया। अर्थात द्वैध शासन की समाप्ति बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स ने 7 साल बाद 1772 में कर दिया। तो सिर्फ 7 साल डायआर्की रूल रहा। किसने हटाया? वारेन ने। कब हटाया? 1772 में। नवाबी को खत्म किया, खुद फुल फ्लेजेसली आ गया। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 12 अगस्त 1765। ये एक तारीख है और तारीख से हमने एक तवारीख लिख दी, एक इतिहास बता दिया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये 12 अगस्त का एक है। एक और चीज है 12 अगस्त का, वो भी बताता हूं। वेल द नेक्स्ट, अब ये 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। आपने सुना होगा अभी बोत्सवाना अफ्रीका के डेल्टा रीजन के पार्क में 2 महीने के भीतर 300 से ज्यादा हाथी मर गए। जहां हाथी ये पानी पीते थे उस पानी में कॉन्टेमिनेशन था, यानी कुछ बैक्टीरिया डेवलप हो गया था जो हाथी की जान ले लिया। ठीक है। जिम्बाब्वे ने 1990 में 30,000 हाथियों को मौत की नींद सुला दिया, क्योंकि जितने संसाधन थे उससे ज्यादा हाथी हो चुका था, तो कंट्रोल करना पड़ेगा। बोत्सवाना में 1,20,000 हाथी हैं, जबकि वहां संसाधन सिर्फ 90,000 के आसपास का है। भारत में हाथियों की संख्या लगभग 10 लाख थी कभी 100 साल पहले। ठीक है। पर आज हाथियों की संख्या 2015 के अनुसार 30,000 और वर्तमान में देखें तो लगभग 27,000 हाथी भारत में जंगल से लेकर लोगों के घरेलू तक है। भारत में हाथी सबसे ज्यादा डोमेस्टिकेट, पालतू बनाया जाता है, पाला जाता है केरल में। केरल में जंगल के फॉरेस्ट्री के लिए हाथी बड़ा उपयोगी है, जंगल की बड़े बड़े लॉग्स, लकड़ियों को ढोने के। वहां पे हाथी को एक फेस्टिवल के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं,
पर वहां पर प्रताड़ना भी बहुत मिलता है। तो जंगल से लेकर के हर जगह हाथी भारत में लगभग 27,000 है। याद रहे, हाथी के लिए हाथी गलियारा होता है क्योंकि हाथी साल में 800 से 1000 किलोमीटर तक के एरिया में वो घूमता है। ये उसका लाइफ स्टाइल है, हैबिटेशन है। अगर इसको बंद कर देंगे तो उसमें 100 साल 200 साल बाद जाके नेचुरली डिस्टरबेंस आ जाएगा उसके, ठीक है, पर्यावरण में। तो हाथी को हम ऐसे कई 50 से ज्यादा कॉरिडोर्स बनाए हैं, हाथी गलियारा, एलिफेंट कॉरिडोर। और ये एलिफेंट कॉरिडोर अपने देश के भीतर कई राज्यों के सम्मिलित प्रयास से भी है, और हम नेपाल, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ भी ये कॉरिडोर बनाए हुए हैं। उनका हमारा हाथी एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस करता है, कोई आपत्ति नहीं है, अंडरस्टैंडिंग सबकी है, और फिर वो अपनी नेचुरल जगह पे, हैबिटेट पे आ जाता है। राज्य के भीतर भी है। अब रही बात एलिफेंट कॉरिडोर, ये तो हम समझ गए। हमने हाथी को 1992 में हेरिटेज एनिमल के रूप में डिक्लेयर किया। हेरिटेज एनिमल, विरासत पशु, और उसके लिए एलिफेंट कॉरिडोर भी 1992 में बना। दैट इज द रियलिटी। तो चलिए, यह हाथी को जंबो भी कहते हैं। साउथ में आना, आना मतलब हाथी, आना भी कहते हैं। और हाथी बहुत बुद्धिमान प्राणी होता है। हाथी के सूंड में 40,000 मसल्स होते हैं। हाथी की आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होती है। जो रिकॉर्ड है वो 82 ईयर्स का है। समझ में आई गई बात? हाथी के गर्भकाल, जो जाइगोटिक जेस्टेशन पीरियड होता है हाथी का, वो लगभग 21 महीना होता है, 21-22 महीना होता है, यानी लगभग 1.25 वर्ष जेस्टेशन पीरियड होता है। लेट इट गो, बहुत बात हाथी की हो गई। पॉइंट क्लियर? चलिए अब अगली कड़ी में चलते हैं। अब आइए आगे बात करें हम। तो 12 अगस्त के ऊपर हमारी ये बात हुई, ठीक है। अब अगली कड़ी में आते हैं। 12 अगस्त को हम देखते हैं, एक न्यूज आया आपके पास कि रशिया ने जो अपने कोविड वैक्सीन सेकेंड ट्रायल के बाद ही उसको परफेक्शन मिलने लगा, तो सेकेंड ट्रायल के बाद ही पब्लिश कर दिया, लोगों के सामने डिक्लेयर कर दिया, जिसका नाम है स्पुतनिक वी। वी फॉर वैक्सीन, स्पुतनिक वी। और उसने अपनी छोटी बेटी पर ही पहला ट्रायल किया और कई लोगों पर ट्रायल किया। तो ये है, थर्ड ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन वो मार्केट में तो नहीं आया है, लेकिन उसका सक्सेस हो गया। महीना 1.5 महीना लगेगा उत्पादन से लेकर के कमर्शलाइज करने तक। अब आइए, अब यहीं पे एक आया हिंदू सक्सेशन लॉ, अखबार में छपता है कोई जगह। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्री, फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि 9 सितंबर 2005 से पहले या बाद में पिताजी हैं या नहीं है, पर अगर पिताजी के नाम से कोई संपत्ति थी या आज भी है, तो स्वाभाविक है कि उस संपत्ति में बेटी के भी बराबर की हिस्सेदारी होगी, चाहे बेटी कमाती है, नहीं कमाती है, शादीशुदा है, नहीं है, अलग रहती है, कुछ भी, उसकी भी हिस्सेदारी होगी।
तो ये फैसला है, लेकिन हम पहले भी जानते हैं ये फैसला बहुत पहले आया है। याद रहे, पिताजी के ऊपर जो लायबिलिटीज है उसमें भी सभी संतान बराबर के हकदार हैं, और पिताजी के जो संपत्ति है उसमें भी सभी संतान बराबर के हकदार हैं। समझ में आई बात? ये ध्यान रखिए। अब अगले पॉइंट पर अब हम बात करते हैं, भारत में 3 कोविड वैक्सीन का निर्माण रिसर्च चल रहा है। एक तो है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे जो डेवलप कर रही है, इसका नाम है कोविशील्ड। फिर है एक कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक हैदराबाद में डेवलप कर रही है, और एक है जाइकॉव डी जो जाइडस कंपनी अहमदाबाद में रिसर्च करके डेवलपमेंट की ओर है। और इन सभी के वैक्सीन की ट्रायल फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में चल रहा है। और याद रहे, हम 12 अगस्त की बात कर रहे हैं, अभी 3 सितंबर चल रहा है, तो ये ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेथ की। हमारे देश के एक मशहूर शायर थे, जो गीतकार भी थे, जो पेंटिंग भी करते थे, साइन बोर्ड पेंटर थे, जिनका नाम है राहत कुरैशी, पर फेमस हुए राहत इंदौरी के नाम से। ये इंदौर शहर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते, राहत इंदौरी कहलाए, वैसे राहत कुरैशी। समय बड़ा कष्ट में बीता, अभी 70 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से डेथ कर गए। और ये शायर राहत इंदौरी जी जो हुए, बहुत ही कॉमन मैन की तरह रहे, बहुत पॉपुलर हुए, और इन्होंने कई गीत लिखे। बचपन में फाका कसी गरीबी थी, सिनेमा वगैरह का जो पोस्टर बनता था, ये पोस्टर सब, उसमें पेंटिंग करते थे, और इस पेंटिंग के तहत वो जो है काम करते थे। उससे कुछ कमाई होती, घर चलता, पढ़ाई लिखाई और चीजें। समय के साथ वो गीत गाने लगे और बहुत सारे फिल्मों में गीत दिया। बहुत सारे मतलब 10-15 फिल्मों में। मुन्ना भाई, एम बोले तो, MBBS या जो भी कहते, एम बोले तो, ये भी गीत राहत इंदौरी का ही लिखा हुआ है। तो ये शायर के रूप में मशहूर हुए। उनका देहांत हुआ, सवाल बन गया कि राहत इंदौरी जिनका अभी निधन हुआ है, किस क्षेत्र से थे? बस सिंपल, इनमें से राहत इंदौरी के लिए कौन सी बात असत्य है? वो पेंटर भी थे। हमारे मकबूल फिदा हुसैन, द पिकासो ऑफ इंडिया, जो नहीं रहे, यानी MF हुसैन, वो भी साइन बोर्ड पेंटिंग ही पहले करते थे और डेवलप होके यहां तक आए। ठीक है, अब आ गया 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड हुआ। 2020 चल रहा है। यह यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है। सीधी सी बात, कौन सा विश्वविद्यालय अभी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किया है? एक तो ये, दूसरा कौन 100 वर्ष पूरा किया है? तो 1920 में एज ए यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी, और शांति निकेतन का संदर्भ भी कुछ ऐसा ही है, तो ये याद रखिएगा। 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया एंड अलीगढ़ मुस्लिम एज ए यूनिवर्सिटी 1920, ये दोनों 100 ईयर्स कंप्लीट किए। वैसे अलीगढ़ ओरिएंटल मुस्लिम स्कूल के तौर पर 1875 में स्थापित हुआ, जो बाद में चलकर स्टेटस यूनिवर्सिटी का हुआ, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आफ्टर 45 ईयर्स। लेकिन ये तो डायरेक्ट है, तो याद रखिएगा, सवाल बनेगा। अब आइए, अब हम देखते हैं गलवान रिवर, जो गलवान घाटी है हमारे लद्दाख में। तो गलवान एक रिवर का नाम है, लोकल लैंग्वेज में नाला भी कहते हैं। यह नदी लगभग 80 किलोमीटर में बहती है। गुलाम रसूल गलवान नाम का एक चरवाहा था, जो उस क्षेत्र विशेष में रहता था। यंग हस्बैंड जब यहां सर्वे करने आया था तिब्बत की तरफ से, यंग हस्बैंड की टीम तिब्बत गई थी, तो उस समय में हम देखते हैं कि यही जो गुलाम रसूल
गलवान नाम का चरवाहा गरेड़िया था, उसने जो है यंग हस्बैंड को उस एरिया के बारे में जानकारी दी, उसके साथ रहा, सर्वे में भागीदारी किया और उसको उस क्षेत्र से परिचित करवाया, और इसीलिए उस क्षेत्र को उसके नाम पर गलवान घाटी कहा गया। अब आइए, अब देखते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। ये हमारा और तिब्बत के बीच में था, जो आज हमारा और क्या हो गया, चाइना के बीच में हो गया। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच में है, और 1993 के एक एग्रीमेंट के तहत भारत के सैनिक जो पेट्रोलिंग करते हैं बॉर्डर एरिया में, और वो लोग भी जो करते हैं, दोनों तरफ 3 या 5 किलोमीटर के भीतरी बॉर्डर एरिया में सेना किसी भी सूरत में जब पेट्रोलिंग के लिए जाएगी तो हथियार नहीं ले जाएगी, मशीन गन नहीं ले जाएगी, रिवॉल्वर नहीं ले जाएगी, रॉकेट लॉन्चर नहीं ले जाएगी, चाकू छुरी भी नहीं ले जाएगी, याद रखिए। तब जो ये झड़प हुई थी तो वो तो तरीके से अपना हथियार कुछ बना लिए थे, हम लोग नहीं। तो वहीं जो भी पत्थर थे, रोड़े थे, ईंट थे, और जैसे बाहुबली में अमरेंद्र बाहुबली तो नहीं, महेंद्र बाहुबली कहता है, हमारी रक्त ही हमारी सेना है। बात को समझिए, रक्त ही हमारी सेना है, और अपने बाजुओं को, हाथों को ही फौलाद बना लो, यही हमारे हथियार है। जो भी हो, कुदाल हो, हसिया हो, घर से लेके आ जाओ, चलो माहिस्मत को मुक्त करते हैं। समझ में आई बात? तो हमारे ये 20 गलवान के शहीद, उनके लगभग 50 प्लस लेके गए, और शायद 100 भी लेके गए, जो भी हो, लेकिन लेके गए। हम 20 तो 34, ठीक है, इंसान मरे दोनों तरफ, पर बेटा भारत माता का सिर तो नहीं झुकने दिया। समझ में आई बात? और भारत माता से संदर्भ हम आप सबसे है, ये भाई याद समझिए। तो ध्यान रखिएगा, हमारे सी राजगोपालाचारी आजादी के बाद एक बड़े अच्छे भाषण दिए थे सिविल सर्वेंट के लिए और अन्य लोगों के लिए। उसको 12th क्लास में पहले पढ़ाया जाता, फिर BA में पढ़ाया जाता था, स्पीच इंग्लिश लिटरेचर में, उनका पूरा वो स्पीच। उसमें भी उन्होंने यही कहा, सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखो और मजबूत रखो। युवाओं को व्यायाम करना चाहिए, शरीर सौष्ठव रखना चाहिए। आज शरीर सौष्ठव था, तब न गलवान में हमने उसको परास्त किया। 30-40 हमारे पेशेंट भी थे, वो भी ठीक होके आए। दिस इज द रियलिटी, ये याद रखिएगा। अब आइए, तो हमने जो कहा आपको, LAC पर हथियार ले जाना मना है। जब पेट्रोलिंग आप कर रहे होते हैं तो उस 3 या 5 किलोमीटर के क्षेत्र में दोनों तरफ से हथियार प्रतिबंधित है। चलिए, अब बात करते हैं हम काली। काली नाम का हमारा भारत का एक लेजर वेपन्स है, जिसे DRDO ने डेवलप किया है। लेजर वेपन्स है काली, ठीक है, लेजर से हम किसी भी चीज को मार गिराते हैं। चलिए, अब आइए, रक्षा मंत्रालय ने 106 बेसिक ट्रेनर एरोप्लेन का खरीदने की मंजूरी दे दी। किसको? ऑब्वियसली हमारे मिलिट्री को, एयरफोर्स। 106 बेसिक ट्रेनिंग एरोप्लेन BTA किससे खरीदा जाएगा? हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। और हॉल जो ये BTA बना रहा है, तो वो किस नाम से? HTT 40 से वही खरीदेगा। अब आइए, अफगानिस्तान की सरकार ने हाल फिलहाल लोया जिरगा, जो वहां की सबसे बड़ी पंचायत है, 200 आदिवासियों के नेताओं की मंडली से परमिशन लेकर के एक डिसीजन पे आई कि 400 जो अति खूंखार टेररिस्ट हैं उनको रिहा कर दिया जाए, आम माफी दे दी जाए, ताकि शांति वार्ता में शामिल होके करें। 400 आतंकवादी, जब ये 400 निकलेंगे तो हर एक आतंकवादी 10 का गुट बनाएगा और वो 4000 हो जाएगा, और एक आतंकवादी 100 लोगों पर भारी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग निहत्थे होते हैं वो हथियार से। इस तरह से देखा जाए तो ये 4000 जो है, लगभग 4 लाख लोगों को
डिस्टर्ब कर सकता है। पर उन्होंने आम माफीनामा देकर रिहा कर दिया। इसका नतीजा शुरू भी हो गया और कई वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। अब आइए आगे। अब अगले पॉइंट पर आइए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, ठीक है, उसने क्या कारनामा किया? तो कम अंडर टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड मेंशन इन फॉर्चून 500 कंपनी एज 96th पोजीशन गेटिंग। पूरे भारत की यह एकमात्र कंपनी है जो फॉर्चून 500 के टॉप 100 कंपनी में दाखिल हुई है, ग्रेडिंग पाई है, 96th पोजीशन पे है। ठीक है ना, 96 पोजीशन पे। तो ये उपलब्धि हासिल किया और इसीलिए सवाल बना, तो भारत की एकमात्र वह कंपनी कौन सी है जो टॉप 100 फॉर्चून मैगजीन्स के लिस्ट में शामिल है? तो जवाब हमारे पास है। अब आइए, हांगकांग में शक्ति बढ़ती जा रही है चाइना की। वहां का एक न्यूज़पेपर है एप्पल डेली, और उसका जो ऑनर है, एडिटर है जिमी ले, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया देशद्रोह का मुकदमा चलाते हुए कि आप अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं और चीन के द्रोह में लिखते हैं। अब आइए, बेलारूस में अभी इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट इलेक्शन, और जो वर्तमान प्रेसिडेंट थे 80% वोट के साथ दोबारा फिर 5 साल के लिए जीत कर आ गए। इनका नाम अलेक्जेंडर लुकाशेंको था। अभी भी जो विपक्ष में लड़ी थी वो रिटायर्ड, या यूं कह लीजिए नॉट रिटायर्ड बट इंग्लिश टीचर थी, जिनका नाम था स्वेतलाना, ठीक है ना, टिकानोस्काया। She was just 37 years old. She got just 9% vote and defeated by Alexander. But इसने आरोप लगाई कि धांधली हुआ है, फेवरिज्म वोटिंग हुई है, लेकिन इनको अरेस्ट ना कर लिया जाए क्योंकि जुलूस वगैरह सब निकलना शुरू हो गया, प्रोटेस्ट। इस ख्याल से ये बेलारूस को छोड़ करके पोलैंड में चली गई है और वहीं से वो अपने एजिटेशन और प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रही है। इस वजह से बेलारूस में डिस्टरबेंस शुरू हो गया है, अराजकता है और विपक्षी पार्टियां आगे बढ़ गई है, प्रोटेस्ट कर रही है। ऐसे हालात में यह देखा जा रहा है कि शायद स्वेतलाना को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और अलेक्जेंडर को रशिया का। तो अभी पुतिन ने 2 दिन पहले पुतिन ने ऑफर किया बेलारूस को, सरकार को, कि अगर आपको आर्मी की जरूरत है तो मैं आर्मी भेज दूं। समझ आई बात? ये ध्यान में रखिए। अब आगे आए नेक्स्ट की बात। 13 अगस्त पे बात करें। बेंगलुरु याद होगा, बेंगलुरु कर्नाटक का कैपिटल, बहुत ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लेकर है। यहां पर कम्युनल राइट्स स्प्रेड आउट हो गया, अकरिंग हो गई, सांप्रदायिक दंगे। कहते हैं कि कांग्रेस के जो एमएलए साहब थे उनके एक रिश्तेदार ने एक ट्वीट किया मोहम्मद साहब को लेकर के, और वो ट्वीट पसंद नहीं आए हमारे इस्लाम के पैरोकार को। अब हम देखते हैं कि वो नाराजगी कई तरह से व्यक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सांप्रदायिक दंगों में प्लानिंग में से तौर तरीके से सांप्रदायिक दंगों को बढ़ा दिया। इससे 2 एरिया जो था तबाही मच गई। एक था डीजे हल्ली यानी देवराजन हल्ली, और एक कॉलोनी का नाम केजी हल्ली यानी कांडू गोंडा हल्ली। ये एरिया तबाह हुआ, पुलिस स्टेशन जल के खाक हो गया और अरबों रुपए की बर्बादी हुई। सैकड़ों 300 से ज्यादा वाहन जला दिए गए, कुछ लोग भी मरे। समझ लीजिए ये क्या हो रहा है।
यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी से जो कैंडिडेट बनी है, जिनका नाम है कमला हैरिस। यूएसए में चुनाव चल रहा है प्रेसिडेंट के लिए, प्रचार अभियान चल रहा है। नवंबर 6-10 के आसपास चुनाव होंगे और फिर 20 जनवरी के आसपास शपथ ग्रहण होगा। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप खुद उम्मीदवार हैं और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है वही उम्मीदवार है माइक पेंस। एंड डेमोक्रेट पार्टी जो विपक्ष में है, अपनी तरफ से हम देखें तो जॉय बिडेन को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए हैं और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पे भारतीय मूल की कमला हैरिस को बनाया है। कमला हैरिस के पिता जमाइका के थे और उनकी मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु से थी। दोनों ने शादी किए, अमेरिका में रहे और इस तरह से ये ओरिजिन तो जो भी कह लेंगे हम कह सकते हैं इंडियन डियास्पोरा के तौर पे। और कमला हैरिस कहीं ना कहीं उनके पिता हैरिस जो थे वो निग्रो थे, ब्लैकिश थे और इस एक वोट बैंक के तौर पर कमला हैरिस सही थी और कमला हैरिस को उतारा गया। भारतीय मूल में है और अभी देखिए जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या जो हुई 8 मिनट 46 सेकंड वाली, जो गर्दन पर घुटने रख के मार दिया गया ब्लैकिस को, उससे ब्लैकिस वहां तनाव में है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। इस तरह से ब्लैकिश जो है, कमला हैरिस ब्लैकिश हुई, एक पॉइंट वो। दूसरा, वहां भारतीय मूल के लगभग 10 लाख लोगों का वोट बैंक है, वोट बैंक है। और वो वोट बैंक का संदर्भ अगर हम देखें तो सीधी सी बात जाती है, क्या कहीं ना कहीं ये भारतीय ओरिजिन भी है, तो वोट बैंक काटे। हालांकि 2016 में कमला हैरिस सीनेटर भी थी रिपब्लिकन पार्टी की, एक अच्छी वकील भी है और 2017 में वो वहाँ के कांग्रेस के रिपब्लिकन पार्टी की एमपी भी बनी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनी और वो अभी इस काम में लगी हुई है। कमला हैरिस वोट बैंक, चूंकि वो एशिया से है और एशियन लोग जो भी वहाँ रहेंगे ये दिमाग में रखे कि कमला हैरिस को वोट देंगे। रीज़न बहुत क्लियर है, पाकिस्तान के लोग भी 2-3 लाख वहाँ रहते हैं, स्वाभाविक है यहाँ हम झगड़ते हैं पर वहाँ एक हद तक ठीक ठाक ही होंगे क्योंकि वहाँ अपने प्रोफेशनल लाइफ को जी रहे होंगे, फिर भी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है तो देखा जाए तो वो भी वोट देंगे। चाइना वैसे ही ट्रंप से हिसाब किताब रखने वाला है, पाकिस्तान को भी ट्रंप से गुरेज है, स्वाभाविक है ये जॉय बिडेन और कमला हैरिस को वोट जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। पर चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। अब आइए एनसीटी दिल्ली, डीटीसी दिल्ली टूरिज्म, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का संदर्भ है। अब कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग के संदर्भ में एक योजना आई, वन दिल्ली वन राइड। एक बार टिकट कटा लो, जहां घूमना है जाओ, वन दिल्ली वन राइड, ठीक है। उस संदर्भ में तो वहां पर देखते हैं कि अब जो टिकट कलेक्टर्स हैं, बस में कंडक्टर हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन दी गई है, यानी एटीएम नहीं ईटीएम दी गई है, जिसमें आप जो है कॉन्टैक्टलेस होकर के टिकट कटा सकते हैं और इसे वन दिल्ली वन राइड कहा गया है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत ये स्कीम लागू है। अब आ जाते हैं 2 पुस्तकों के ऊपर हम बात करते हैं। द गिफ्ट ऑफ ठीक है, याद रखिएगा, इम्परफेक्शन, द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन, ग्रेन ब्राउन ने इसे लिखा है, जो एक लेडी है। और गेट आउट ऑफ आवर माइंड, गेट आउट ऑफ योर माइंड एंड इनटू योर लाइफ, यानी तुम अपने दिमाग से बाहर आओ, अपनी जिंदगी से बाहर आओ। स्टीवन हाइस ने लिखी है, बहुत मायने की बात है। अब आइए हम सीधी बात करें, 2014 में भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिर्फ 2 थी, 2 यूनिट था। आज 2020 31 मार्च के संदर्भ में भारत में 250 मोबाइल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उसके यूनिट हैं। इनमें से 90 कंपनी तो सिर्फ नोएडा में है जो मोबाइल बनाती है, ठीक है। अब हम बात करें, एक बैंक है डाइचे बैंक, जो जर्मन की है, जर्मनी का बैंक है डाइचे, जो भारत में कारोबार करती है। इसने अभी अनाउंस किया है कि 2700 करोड़ रुपए का वो इन्वेस्टमेंट भारत में करेगी।
ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से हमने आपको बताया 12 और 13 अगस्त। कल हम लोग 14, 15, 16 की ओर कदम रखेंगे। बहुत खूब। चलिए इसके साथ ही हम इस करंट अफेयर्स के सेशन को समाप्त करते हैं। खुदा हाफिज। कल फिर हम मिलेंगे आपसे।